हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति, आपके यूट्यूब चैनल स्टडी एंड लर्न पॉइंट से। तो आज हम करने वाले हैं हमारा इम्पोर्टेंट एक्ट सेक्सुअल हरासमेंट का चैप्टर नंबर 4। ठीक है। इससे पहले मैं चैप्टर 3 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैप्टर 3 तक आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके वो वीडियोस देख लो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप DSSS इंस्पेक्टिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो और आप कोर्स परचेज नहीं कर सकते, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो हैं जिन्हें देखकर भी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। आई एम 110% श्योर। ठीक है। अब और अगर आपको लगता है कि आपको पेड कोर्स लेना ज़रूरी है, मतलब MCQ की डेली प्रैक्टिस हो, तो आप पेड कोर्स भी बाय कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा दूंगी। तो चलो अब हम करते हैं हमारा चैप्टर 4 है हमारा कंप्लेंट। इससे पहले कि आपने 3 चैप्टर देख लिए थे। ठीक है। अब देखते हैं आज हम चैप्टर 4। देखो, सेक्शन 9 क्या कहता है। कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ये कहता है कि एनी एग्रीव वुमन में make in writing a complaint of sexual harassment at work placement to the internal committee if so constitute or the local committee in case। देखो, ये सारा इंग्लिश में मैं नहीं पढ़ूंगी, अब मैं आपको समझाती हुई चली जाऊंगी। देखो सेक्शन, ये मैंने आपको इसलिए कहा है क्योंकि आपका एक्ट जल्दी हो जाए, पढ़ आप भी सकते हो, बट आई एम 110% श्योर मैं आपका कुछ भी बेयर एक्ट में स्किप नहीं करूंगी, लाइन बाय लाइन करवाऊंगी। तो चलो देखते हैं ये 9 का सब क्लोज 1 क्या कहता है। देखो, अगर एग्रीव वुमेन, ठीक है, जो एग्रीव वुमेन मतलब जो कि विक्टिम है, उसको राइट दिया गया है कि वो रिटर्न में कंप्लेंट दे दे। किसके पास दे दे? आईसी इंटरनल कमेटी के पास दे दे अगर बनी हुई है, और लोकल कमेटी के पास दे दे अगर ICC नहीं है तो। ठीक है। और कब से कब तक देनी है? तो ये देनी है विद इन पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट इंसिडेंट। जिस दिन उसके साथ इंसिडेंट हुआ है ना, तो इंसिडेंट के 3 महीने के अंदर अंदर देनी है। अब सपोज करो एक लेडी है कि उसके साथ सीरीज ऑफ इंसिडेंट हो रहे हैं, मतलब लगातार कंटिन्यूसली सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, तो वो क्या कर सकती है, जो उसके साथ लास्ट इंसिडेंट हुआ है उसके उस लास्ट इंसिडेंट से 3 मंथ में कंप्लेंट कर सकती है। एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे जनवरी, ऑफिस में जनवरी, फरवरी और मार्च में हरासमेंट हुआ है। ठीक है। तो कंप्लेंट मार्च वाले इंसिडेंट से 3 मंथ के अंदर तक देनी है। ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब देखते हैं इसका फर्स्ट प्रोविजो, ये वाला प्रोविजो क्या कहता है। प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, अब ये देखो कि प्रोवाइडेड दैट वेयर सच कंप्लेंट कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और एनी मेंबर शैल ऑफ द इंटर कमेटी चेयरपर्सन। ये पढ़ लेना। अब इसमें ये क्या कह रहा है, अगर वुमेन, देखो ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में सारी वुमेन ही पढ़ी लिखी हैं, कुछ अनपढ़ भी होती हैं जो डोमेस्टिक हेल्प का काम करती हैं। अगर वुमेन इलिटरेट है, ठीक है, इलिटरेट है या मेंटली डिस्टर्ब है या वो ट्रोमा में है, ठीक है, तो ICC और LCC उसकी हेल्प करेगी। ठीक है। कंप्लेंट लिखने में, ठीक है, कंप्लेंट करवाने में उसकी हेल्प करेगी। और प्रोविजो सेकंड क्या कहता है कि टाइम लिमिट एक्सटेंड हो सकता है बाय 3 मंथ से। कैसे? अगर सफिशिएंट कोज हो। जैसे मान लो उसे, एक वुमेन है, उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, ठीक है, और वो 3 महीने में कंप्लेंट नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि उसको धमकी दी गई है, फियर धमकी दी गई है, उसे थ्रेट दी गई है, ठीक है, उसे डराया गया है, या वो ट्रोमा से बीमार हो गई है और वो 3 महीने में इंसिडेंट के 3 महीने में कंप्लेंट नहीं दे सकती। तो कमेटी क्या कर सकती है, वो कमेटी 3 मंथ और एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है। अब एग्जांपल ले लो, जैसे विक्टिम है, वो डिप्रेशन में चली गई, तो डिले जस्टिफाइड हो गया और कंप्लेंट एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है। तो सेकंड प्रोविजो ये कह रहा है कि कितने महीने तक बढ़ा सकती है, 3 महीने का तो टाइम है, और अगर वो नहीं दे पाती तो 3 मंथ और बढ़ा सकती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखना है प्रोविजो 2, where the aggrieved woman is unable to make a complaint on account of her physical or mental incapacity of death। अगर वुमेन फिजिकल इनकेपेबल है या मेंटली इनकेपेबल हो गई है या फिर उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, तो जो उसका लीगल हेयर है ना, ठीक है, तो जो उसका लीगल हेयर है वो वुमेन की कंप्लेंट कर सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह है कि अगर विक्टिम की डेथ भी हो गई है तो ये केस बंद नहीं होगा, उसका लीगल हेयर कंप्लेंट कर सकता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा एवरीवन। ठीक है। चलो
अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन 10 होता है कंसिलेशन। देखो यहाँ पे कंसिलेशन भी होता है। जैसे मान लो किसी वुमेन के साथ कुछ हरासमेंट हुआ है और वो नहीं चाहती कि वो कोर्ट के धक्के खाए या इंटरनल कमेटी में जाए या लोकल कमेटी में जाए, तो पहले कंसिलेशन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कब होगा वो हम ये देखते हैं। अब देखो ये सेक्शन क्या कहता है? द इंटरनल कमेटी as the case may be local committee may be before initiating any inquiry under section 11। सेक्शन 11 में क्या होता है? इंक्वायरी होती है। तो इंक्वायरी से पहले कंसिलेशन हो सकता है, ठीक है, कि एट द रिक्वेस्ट ऑफ एग्रीड वुमेन टेक स्टेप टू सेटल मैटर बिटवीन हर एंड द रिस्पोंडेंट। अगर एग्रीड वुमेन खुद रिक्वेस्ट करे तभी कंसिलेशन होगा, अदरवाइज कंसिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे कंसिलेशन ऑप्शनल है। अगर वुमेन कहेगी तभी कंसिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कमेटी जबरदस्ती कंसिलेशन नहीं करा सकती है, ठीक है। इसका प्रोविजन क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट नो मॉनेटरी सेटलमेंट शैल बी एज ए बेसिस ऑफ कंसिलेशन। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब उसको पैसा देकर केस खत्म कर दिया जाए या उसकी डिग्निटी के साथ कंप्रोमाइज कर लिया जाए। यहाँ पे मॉनेटरी सेटलमेंट इस केस पे तो बिल्कुल नहीं होगा कि जो उसका रिस्पोंडेंट है वो कह रहा है कि ले पैसे ले ले और कंसिलेशन कर ले, केस को रफा दफा कर, तो ये नहीं होगा, ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट को पैसों से सेटलमेंट नहीं किया जा सकता। ये चीज आप सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब एग्जांपल ले लो। एक्यूज बोलता है पैसा ले ले और कंप्लेंट वापस ले ले, तो ये पोस्ट एक्ट के अंडर इलीगल माना जाएगा, ठीक है, इलीगल माना जाएगा। अब देखते हैं सेक्शन 10 का सब क्लोज 2 क्या कहता है। देखो, वेयर सेटलमेंट हैज अराइव्ड अंडर सबसेक्शन 1 द इंटरनल कमेटी। ये चीजें याद रखना क्योंकि DSSB में बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब क्लोज भी पूछ लेते हैं। ऑफ द लोकल कमेटी एज द केस में भी सेल रिकॉर्ड द सेटलमेंट टू अराइव एंड फॉरवर्ड द सेम टू एम्प्लॉय और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टू, ठीक है। अभी देखो ये क्या होता है, अब जो सेटलमेंट हो रहा है वो रिकॉर्ड भी होगा, ठीक है। अब जो सेटलमेंट है, जो सेटलमेंट हुआ है, कंसिलेशन का जो सेटलमेंट हुआ है ना, वो सेटलमेंट रिकॉर्ड भी होगा और उसकी कॉपी दोनों पार्टी को जाएगी, मतलब वुमेन को भी जाएगी और जो रिस्पोंडेंट है उसको भी जाएगी। सेटलमेंट हो गया, इसके बाद कोई इंक्वायरी फ्यूचर में नहीं होगी। अब मान लो ये वाला सब प्रोविजन 2 क्यों डाला गया? ये इसलिए डाला गया कि मान लो अब एक वुमेन ने कंप्लेंट करी कि मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या करा कि वहां पे कंसिलेशन करवा लिया, सेटलमेंट ले लिया। उसके 4 साल बाद फिर वो केस दोबारा उठा रही है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर सेटलमेंट हो गया, अगर कंसिलेशन हो गया तो सेटलमेंट रिकॉर्ड होगा, कॉपी दोनों पार्टी को जाएंगी कि सेटलमेंट हो गया, इंक्वायरी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर सेटलमेंट वायलेट होता है, ठीक है, तो इंक्वायरी रीस्टार्ट हो सकती है। कैसे? ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने देखो आपका 3 भी बता दिया कि जो कॉपी रिकॉर्ड होंगी और ये दी जाएंगी, और ये भी बता दिया कि इंक्वायरी दोबारा क्यों हो सकती है। इंक्वायरी दोबारा क्यों हो सकती है? देखो रीस्टार्ट क्यों होगी? जो एक कंसिलेशन का सेटलमेंट हुआ, कंसिलेशन के सेटलमेंट में एक आ गया है कि जो जिसने रिस्पोंडेंट है, जिसने मतलब क्राइम किया है, उसको सेटलमेंट में निकला कि उस वो लेडी बीमार हो गई थी, और तो कंपनी ने, इंटरनल कमेटी ने या लोकल कमेटी ने क्या करा, उसके ट्रीटमेंट का खर्चा उससे दिलवाया, और मतलब खर्चा दिलवाया उसके ट्रीटमेंट के लिए। सेटलमेंट को केस को दबाने के लिए नहीं, ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। और उसको बोला कि आप रिटर्न में अपोलोजाइज भी करोगे, सबके सामने भी करोगे। उसने पैसा दे दिया ट्रीटमेंट के लिए, और लेकिन अपोलोजाइज नहीं किया, रिटर्न में भी नहीं किया, सबके सामने भी नहीं किया। तो ये उसने कंसिलेशन की शर्तें, 2 शर्त पूरी नहीं की। तो यहाँ पे अगर वुमेन ने कंप्लेंट कर दी ना, तो इंक्वायरी रीस्टार्ट हो जाएगी। चौथा पॉइंट ये कहता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 11 पर, इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट, ठीक है। ये पढ़ लेना आप क्या कहता है, ये मैं बता देती हूँ आपको। देखो सेक्शन 11 क्या कहता है, कमेटी जो है ना प्रोसीड करेगी इंक्वायरी, ठीक है। आप इंक्वायरी कौन करता है? आईसीसी और एलसीसी इंक्वायरी करती है, ठीक है। एलसीसी इंक्वायरी करती है। अब सर्विस रूल फॉलो होंगे। अगर डोमेस्टिक वर्कर का केस है तो पुलिस को फॉरवर्ड होगा आईपीसी 590 के अकॉर्डिंग, ठीक है। पुलिस को फॉरवर्ड होगा, ये देखो अंडर सेक्शन, ठीक है, अगर डोमेस्टिक केस है। और अपॉर्चुनिटी हियरिंग दी जाएगी, ठीक है। दोनों पार्टियों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि दोनों साइड को बोलने का मौका मिलना है, और नेचुरल जस्टिस हो, ठीक है। बायस इंक्वायरी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि फीमेल ने बोल दिया कि मेरे साथ ये हुआ है, और ये हो सकता है वो झूठ भी बोल रही हो। जैसे एक मूवी आई थी प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार की, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें वो झूठ बोल देती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा।
अब देखते हैं इसका प्रोविजन नंबर 2। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। प्रोविजन नंबर 2 क्या कहता है? कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कंपनसेशन के लिए। ठीक है, ऑर्डर पेमेंट कर सकती है कि कंपनसेशन देगा। अगर आईपीसी में कन्विक्शन होती है तो कोर्ट कंपनसेशन ऑर्डर कर सकती है। ठीक है, इसमें ये कहा गया है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, या दोबारा कुछ एग्जांपल लेके समझाऊं? ये देखो, अब मैं आपको दोबारा बताती हूँ। देखो, समझे बता देती हूँ। अगर रिस्पोंडेंट एम्प्लॉय है तो सर्विस रूल के हिसाब से इंक्वायरी होगी, और डोमेस्टिक वर्कर है तो एलसीसी 7 दिन में पुलिस को कंप्लेंट भेजेगी। इसमें इस वाले पॉइंट में ऊपर की समरी ये है। देखो, अगर मैंने बताया था अभी कि अगर रिस्पोंडेंट एम्प्लॉय है तो सर्विस रूल के अकॉर्डिंग इंक्वायरी होगी, और अगर डोमेस्टिक वर्कर है तो एलसीसी 7 दिन में पुलिस को कंप्लेंट भेज देगी, और आईपीसी सेक्शन 509 के अंडर। ठीक है, इसका अब 3 वाला पॉइंट क्या कहता है? 3 वाला पॉइंट कहता है कि आईसीसी और एलसीसी के पास कैसी पावर होती है। ठीक है, जैसे आईसीसी वो क्या कर सकती है? समनिंग कर सकती है, मतलब लोगों को बुला सकती है, डॉक्यूमेंट मांग सकती है। ठीक है, या कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है। ठीक है, और कितने दिन में करेगी? कितने दिन में? और ये चौथा पॉइंट क्या कहता है? कितने दिन में करेगी? इंक्वायरी कंप्लीट कितने दिन में करनी है? इंक्वायरी कंप्लीट करनी है विद इन 19 डेज। ठीक है, पीरियड ऑफ 19 डेज। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब देखो, अब मैं आपको चैप्टर 4 का क्विक समरी पॉइंट बता देती हूँ। मैंने कंप्लेंट टाइम कितना बताया चैप्टर 4 में? कंप्लेंट टाइम मैंने बताया था 3 मंथ। अगर 3 मंथ में नहीं कर पाती, कोई रीजन होते हैं, बीमार होती, थमकी है, तो 3 मंथ एक्सटेंड हो जाते हैं। ये बताया एक पॉइंट। रिटर्न कंप्लेंट हो सकती है, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, कंसिलेशन अलाउ है, कंसिलेशन अलाउ है, लेकिन अगर वुमेन कहती है तभी अलाउ है। और इंक्वायरी कितने दिन में कंप्लीट होगी? इंक्वायरी कंप्लीट करनी होगी 90 डेज में। अगर केस कंपनी का है तो एम्प्लॉयर का है तो ठीक है। अगर देखो, मैंने बताया था कि अगर रिस्पोंडेंट एम्प्लॉय है ना, तो सर्विस रूल के हिसाब से इंक्वायरी होगी, और अगर डोमेस्टिक वर्कर है तो एलसीसी क्या करेगी? 7 दिन में, क्योंकि अगर डोमेस्टिक वर्कर है तो वो आईसीसी में तो जाएगी नहीं, वो एलसीसी में ही जाएगी, तो 7 दिन में पुलिस कंप्लेंट को भेज देगी। ठीक है, 7 दिन में पुलिस के पास कंप्लेंट भेज देगी। कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग? आईपीसी सेक्शन 509। ये क्वेश्चन आ सकता है, 509 याद कर लेना। आई होप आपको ये वाला चैप्टर पूरा क्लियर होगा। चैप्टर 4 आपका मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अब देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5। ठीक है, अब देखो, कंप्लेंट तो फाइल हो गई, इंक्वायरी भी चल रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब तक डिसीजन नहीं आता, विक्टिम सेफ कैसे रहेगी, है ना? तो इंक्वायरी के बाद फाइनल एक्शन कैसे होगा, इसका जवाब कौन देगा? चैप्टर नंबर 5 देगा। तो अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 करेंगे। देखो, अब ये चैप्टर नंबर 5 क्या कहता है? एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, जैसे इंक्वायरी चल रही है, ठीक है, ये पढ़ लेना आप। इंक्वायरी चल रही है और विक्टिम खुद रिक्वेस्ट करती है, जो इंक्वायरी चल रही है, और एवरी वुमेन खुद रिटर्न में ऑरली नहीं, रिटर्न में रिक्वेस्ट करती है, तो कमेटी क्या करेगी? इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी, ठीक है, वो इंटरिम प्रोटेक्शन रिकमेंड कर सकती है। मतलब पनिशमेंट नहीं, टेम्परेरी रिलीफ है ये। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। अब देखो, जैसे वो बोल दे 12(1) का ए, देखो कि मतलब विक्टिम या एक्यूज को दूसरे वर्क प्लेस में शिफ्ट कर दे। अब मान लो ऐसे विक्टिम है, वो कहे कि मेरे को इसने मेरे साथ ये किया है, मेरे को इससे खतरा है, तो मुझे कहीं और शिफ्ट कर दो। तो विक्टिम या एग्रीव वुमेन को या रिस्पोंडेंट किसी एक को दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दे। ये पनिशमेंट नहीं है, टेम्परेरी रिलीफ है। ठीक है, एग्जाम्पल, अब ये मान लो एक ऑफिस है, ठीक है, एक ऑफिस है, दोनों सेम केबिन में काम कर रहे हैं, तो एक्यूज का ट्रांसफर किसी और ब्रांच में कर दे, ये कह रहा है। ठीक है, अब बी क्या कहता है? ग्रांट लीव टू एग्रीव वुमेन अप टू 3 मंथ। अब ये कह रहा है कि विक्टिम ना, मतलब जो विक्टिम के साथ हुआ उससे वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई है, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही है, तो उसके लिए क्या हो सकता है कि उसको मैक्सिमम 3 मंथ की लीव मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये लीव नॉर्मल लीव के अलग होंगी, मतलब जो उसकी अर्न लीव है या कंपनी की जो भी लीव है उसके अलावा अलग होंगी, और इनके पैसे नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, तो उसको 3 महीने की लीव दे दी जाएगी। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लो,
जैसे वो विक्टिम सीवियर ट्रॉमा में चली गई तो उसे 2 मंथ की लीव दी गई, लेकिन इसका अमाउंट नहीं कटेगा। अब देखते हैं सी वाला पॉइंट, ग्रांट सच अदर रिलीफ एज में भी प्रेस्क्राइब, जैसे सिचुएशन के हिसाब से उसको रिलीफ दे देगी, या फ्लेक्सिबल कोई कुछ भी कह सकते हो आप, दे देगी। अब देखते हैं 12 का 2, द लीव ग्रांटेड टू अग्री वुमन शैल बी एडिशन लीव शी वुड बी अदरवाइज अनटाइटल्ड। देखो ये पॉइंट मैंने यहीं पे बता दिया था कि उसको जो ये लीव मिलेंगी ना, वो उसकी अलग लीव होंगी, ठीक है। वो विक्टिम का राइट मतलब ये होगा कि जो उसकी एडिशनल लीव दी गई है वो नॉर्मल लीव से अलग होंगी, ठीक है। इससे विक्टिम का राइट प्रोटेक्ट होता है। अब देखते हैं सब क्लोज 3, अब एम्प्लॉयर शैल रिकमेंड इम्प्लीमेंट एम्प्लॉयर शैल इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशन अंडर सबसेक्शन एल। अब ये क्या कहता है कि एम्प्लॉयर मना नहीं कर सकता, ठीक है। एम्प्लॉयर मना नहीं कर सकता कि मैं लीव नहीं दे रहा, या ये है या वो है, उसके लिए कंप्लाइंसेस मैंडेटरी हो जाएंगे। ये सेक्शन आपका यहाँ तक क्लियर है या नहीं? फटाफट बताओ। 12.3 का दोबारा समझाऊं? देखो 12.3 का क्या कहता है, जैसे एम्प्लॉयर को आईसीसी और एलसीसी की रिकमेंडेशन फॉलो तो करनी पड़ेंगी, और रिपोर्ट भेजनी होगी कि उसने क्या एक्शन लिया, क्या एक्शन नहीं लिया, वो कंप्लाइंसेस कंप्लीट करने होंगे। 12 का 3 ये पॉइंट कह रहा है। अब तो क्लियर है आपको? चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, इंक्वायरी रिपोर्ट, ठीक है। इंक्वायरी रिपोर्ट देखते हैं। अब बारी आती है इंक्वायरी रिपोर्ट की। इंक्वायरी रिपोर्ट क्या सब क्लोज 1 क्या कहता है कि इंक्वायरी कंप्लीट होने के 10 दिन के अंदर, जैसे इंक्वायरी कंप्लीट हो गई तो इंक्वायरी कंप्लीट होने के 10 दिन के अंदर आईसीसी या एलसीसी रिपोर्ट बनवाएगी, ठीक है। और एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को देगी कि क्या फैक्ट मिले हैं, क्या फाइंड मिले, मतलब पूरी रिपोर्ट फाइंडिंग की। और किसको देगी? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को देगी 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। और रिपोर्ट कौन बनवाएगा? रिपोर्ट बनवाएगा आईसीसी, एलसीसी, और एम्प्लॉयर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को देगी 10 दिन के अंदर, इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। और दोनों पार्टीज को इसकी कॉपी भी दी जाएगी, ये कह रहा है। अब देखते हैं 13 का 2। 13 का 2 क्या कहता है, अगर हरासमेंट प्रूव नहीं हुआ, मतलब लेडी ने कंप्लेंट करी थी लेकिन वो फेक पाई गई, झूठी पाई गई, ठीक है, तो अगर हरासमेंट प्रूव नहीं होता तो कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्लोज क्या कहता है, 3। और लेकिन अगर हरासमेंट प्रूफ हो जाता है तो रिकमेंड क्या क्या रिकमेंड हो सकता है। देखो ये यहाँ पे हरासमेंट प्रूफ हो गया तो उसके लिए क्या क्या रिकमेंड हो सकता है। नंबर 1 एक हो सकता है डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक है। डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, ठीक है। सर्विस रूल के हिसाब से पनिशमेंट, जैसे वार्निंग, सस्पेंशन, डिसमिसल, ये हो सकता है, ठीक है। और नंबर 2 कंपनसेशन, रिस्पोंडेंट की सैलरी से पैसा कट करके वुमेन को दिया जाएगा, ठीक है। और अगर सैलरी से पॉसिबल नहीं है तो रिस्पोंडेंट जो होगा ना उसे डायरेक्टली पे करना होगा। और अगर नहीं दिया, मान लो वो छोड़ के भाग गया, तो फिर अमाउंट कैसे रिकवर किया जाएगा? लैंड रेवेन्यू जैसे रिकवर किया जाएगा। अब ये देख लो आप पढ़ के, मैंने यही बताया है। देखो टेक एक्शन फॉर सेक्सुअल हरासमेंट मिसकंडक्ट इन अकॉर्डिंग वेयर नो सच सर्विस रूल मे बी प्रिस्क्राइब एंड डिडक्ट अमाउंट, सर्विस रूल एप्लीकेबल टू द रिस्पोंडेंट। ये सब पढ़ लेना, मैंने बहुत इजी वे में आपको समझा दिया है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या कहता है, 4। देखो द एम्प्लॉयर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल एक्ट अपॉन द रिकमेंडेशन विद 60 डे ऑफ इट्स रिसिप्ट बाय हिम। जैसे एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को 60 दिन के अंदर अंदर एक्शन लेना ही होगा, ठीक है। कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर। आपको ये सारे पॉइंट के नोट्स बनाने हैं कि इंक्वायरी कितने दिन में कंप्लीट करनी होगी, इंक्वायरी कंप्लीट कितने दिन में करनी होगी, कंप्लेंट कितने दिन में होगी, इसमें से यही क्वेश्चन बनेंगे। और बाकी लास्ट में मैं इसका आपको एक चार्ट भी बनवा दूंगी जो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कह रहा है, पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेंट और फॉल्स एविडेंस। हेडलाइन से ही आपको पता चल गया होगा, फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेंट है, झूठी कंप्लेंट का केस है, ठीक है। 14 का 1 देखते हैं। अगर इंक्वायरी से प्रूव हो जाता है कि कंप्लेंट जानबूझकर की गई थी या फेक डॉक्यूमेंट दिए गए थे, तो जिसने कंप्लेंट की है ना लेडी ने, उसके अगेंस्ट भी एक्शन हो सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन क्या है इसमें? प्रूफ का ना मिलना, झूठी कंप्लेंट, ठीक है। मैलिशियस इंटेंट प्रूव होना जरूरी है, ठीक है।
अब देखते हैं 14 का 2, इसमें 14 का 2 क्या कहता है, ये क्या हो गया, 14 का 2 क्या कहता है, देखो 14 का 2 ये कहता है कि अगर कोई विटनेस झूठ बोल रहा है या फेक एविडेंस दे रहा है तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन होगा। ठीक है, 14 का 1 समझ में आया। 14 का 1 अगर 14 का 1 मैंने आपको क्या बताया, प्रूफ नहीं मिला, झूठी कंप्लेंट हो गई। ठीक है, तो जो कंप्लेंट है उसके अगेंस्ट भी इंक्वायरी होगी। और सेकंड में क्या है कि अगर कोई विटनेस झूठ बोल रहा है या फेक एविडेंस है तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन होगा। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 15, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, कंपनसेशन कितना मिलेगा ये बताया गया है। देखो, अगर वो मेंटल ट्रॉमा से है, ठीक है, या उसके करियर का लॉस हो गया है, उसके मेडिकल एक्सपेंस हैं, या रिस्पोंडेंट की इनकम हैम्पर हो रही है, तो ठीक है, तो उसके साथ कैसे ट्रीट किया जाएगा, इसमें सेक्शन 15 में यही बताया गया है कि कंपनसेशन कैसे मिलेगा। तो उसे लमसम और या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, यही कह रहा है क्या, सेक्शन 15 समझ में आ गया आपको। सेक्शन 15 में मैं आपको एक बार एग्जांपल भी दे देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें विदाउट एग्जांपल समझ में नहीं आता। ठीक है, देखो सेक्शन 15 में पहले एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। मैंने आपको ये बताया कि अगर उसका मेडिकल ट्रॉमा चल रहा है, या करियर का लॉस चल रहा है, या मेडिकल एक्सपेंस चल रहा है, या उसकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी नहीं है, ठीक है, तो एग्जांपल ले लो आप कि वो जो विक्टिम है ना, उसकी कोई थेरेपी चल रही है या कोई काउंसलिंग चल रही है, तो उसमें जो मेडिकल कॉस्ट आती है, ठीक है, वो भी इंक्लूड करेंगे। कंपनसेशन कैसा होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए और ह्यूमन होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने कोई अमाउंट नहीं दिया गया है। अब वो अमाउंट कंपनसेशन उसको इंस्टॉलमेंट में भी दिया जा सकता है और लमसम में भी। ठीक है, ये डिपेंड करता है कैसे दिया जाएगा, पर कुछ अमाउंट डिस्क्राइब नहीं किया गया है यहाँ पे। अब देखते हैं हमारा सेक्शन 16, प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और मेकिंग नॉन कंटेंट ऑफ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग। देखो सेक्शन 16 क्या कहता है, सेक्शन 16 को आप कह सकते हो कॉन्फिडेंशियली सेक्शन है ये। ठीक है, कैसा है, कॉन्फिडेंशियली सेक्शन है। यहाँ पे आपको कुछ भी पब्लिश नहीं करना, मतलब जो वुमेन है उसका नाम वो पब्लिश नहीं करना मीडिया में, या किसी को नहीं बताना उसका एड्रेस। ठीक है, ना उसका एड्रेस पब्लिश करना है। ठीक है, ना उसका कोई एविडेंस पब्लिक करना है, ना रिपोर्ट मीडिया और पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं करना। और यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पे ना आरटीआई एक्ट भी ओवरराइड करता है इस चीज को। तो आपको सिर्फ यही है, देखो नाम, एड्रेस, आइडेंटिटी, ये सब कुछ डिसएबल्ड वुमेन की और विटनेस वगैरह जो भी हैं वो आपको पब्लिक नहीं करने हैं। बस इसमें यही कहा गया है। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 17। ठीक है, या आप एक एग्जांपल ले लो, तो एग्जांपल ले लो कि जैसे एक सेक्शन 16 का एग्जांपल ले रही हूँ। कंपनी का एचआर है, उसने क्या करा, व्हाट्सएप ग्रुप पे, यहाँ पे मैंने खाली मीडिया की बात करी, मान लो व्हाट्सएप ग्रुप पे उसने केस को डिस्कस कर दिया, तो यहाँ पे सेक्शन 16 वायलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं करना। ठीक है, और मतलब आप वो एवरी वुमन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या फिटनेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करोगे, सेक्शन 16 ये कहता है। अब देखते हैं सेक्शन 17 क्या कहता है, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियली। आप इसे कह सकते हो कि अगर आपने कोई भी पब्लिकेशन कर दिया कंटेंट का या इंक्वायरी प्रोसीडिंग की, कुछ भी बता दी, देखो एग्जांपल जो भी कॉन्फिडेंशियली है, ठीक है, वो ब्रेक करें, जैसे आईसीसी मेंबर, एचआर एम्प्लॉयर, ठीक है, किसी ने भी ब्रेक करा तो उसको सर्विस रूल के हिसाब से पनिशमेंट हो सकती है। सिर्फ ये कहा गया है। क्लियर है आपको? ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन नंबर 18, अपील। अपील में क्या कहा गया है, देखो अगर कोई भी पार्टी, एग्री पार्टी, ठीक है, एग्री पार्टी रिपोर्ट से खुश नहीं है या एक्शन इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, तो 90 दिन के अंदर अंदर वो अपील कर सकती है, किसके पास, कोर्ट और ट्रिब्यूनल के पास। अगर वो आईसीसी या एलसीसी से सेटिस्फाई नहीं है तो कोई भी, है ना, तो अपील कितने दिन में होगी, 90 दिन के अंदर अंदर अपील हो सकती है।
आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। यानी इसमें सेक्शन 19 में एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या होगी, ठीक है, एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या होगी, ये सब आप पढ़ लेना। मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, ठीक है, सारे पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। देखो, एम्प्लॉयर की ड्यूटी है नंबर ए, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देना, वुमेन को, एम्प्लॉयर को ये सब करना ही होगा, ठीक है, सेफ वर्क प्लेसमेंट देना है। नंबर बी क्या कहता है, पोस्ट एक्ट और आईसीसी ऑर्डर को डिस्प्ले करना है वर्क प्लेस में, ठीक है, पोस्ट एक्ट और आईसीसी ऑर्डर को डिस्प्ले करना है। नंबर सी क्या कहता है, सी कहता है रेगुलर वर्कशॉप करनी है, अवेयरनेस प्रोग्राम करने, ठीक है, इंटरनल कमेटी जैसा बताए उसके अकॉर्डिंग। डी क्या कहता है, आईसीसी और एलसीसी को इंक्वायरी करने में फैसिलिटीज देना, ठीक है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। अगर आईसीसी और एलसीसी इंक्वायरी कर रही है तो उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। ई क्या कहता है कि विटनेस और रिस्पोंडेंट को बुलाने में मदद करना, कि जो भी रिस्पोंडेंट है और विटनेस है, इंटरनल कमेटी के कहने पर उनको बुलाने में हेल्प करना। एफ क्या कहता है, एफ कहता है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अगर चाहिए अंडर सेक्शन 9 के, ठीक है, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करवाना, जैसे कोई सीसीटीवी फुटेज मांग रही है आईसीसी या कुछ मांग रही है वो सब। जी क्या कहता है, वुमेन को आईपीसी कंप्लेंट में मदद करना, ठीक है, इंडियन पिनल कोड में कंप्लेंट फाइल करने में उसको मदद करना, ठीक है। एच क्या कहता है, आपका एच कहता है क्रिमिनल एक्शन इनिशिएट करना, ठीक है, क्रिमिनल एक्शन इनिशिएट करना। और इसके बाद आई क्या कहता है, आई कहता है आईसीसी रिपोर्ट टाइमली सबमिट हो रही है, ये जे कहता है, ठीक है, कि टाइमली रिपोर्ट सबमिट हो रही है या नहीं, ठीक है, जे कहता है। और आई क्या कह रहा है कि सेक्सुअल हरासमेंट में अगर मिसकंडक्ट हो रहा है तो रूल सर्विस रूल इनिशिएट करना इस मिसकंडक्ट के लिए, ठीक है। तो अब ये कुछ सिंपल वर्डों में, ये एम्प्लॉयर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, उसे ये सब तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा ये वाला सेक्शन। अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 20 मैंने आपको करवा दिया, सॉरी 19 करवा दिया। चैप्टर 7 में सिर्फ क्या बताया गया है, ड्यूटी एंड पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। अब यहाँ तक एम्प्लॉयर का काम हो गया। अब आता है सेक्शन 20, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या करेगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर नहीं पता है तो पहले की वीडियो देख लो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या करेगा, एलसीसी की रिपोर्ट टाइमली आ रही है या नहीं आ रही ये चेक करेगा, ठीक है। बी में क्या कहता है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एनजीओ के थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम करवाएगी, किसके रिगार्डिंग, कि अवेयरनेस प्रोग्राम होंगे सेक्सुअल हरासमेंट और राइट ऑफ वुमेन, वुमेन्स के राइट क्या हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको अल्ट्रा शॉर्ट रिवीजन दे देती हूँ। देखो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे देखो मैं कितने जैसे इंक्वायरी कितने दिन में कंप्लीट करनी होगी, तो इंक्वायरी करनी होगी 90 डेज में, ठीक है। और रिपोर्ट कितने दिन में सबमिट करनी होगी, रिपोर्ट 10 डेज में, ठीक है। और एक्शन कितने दिन में लेना होगा, एक्शन 60 डेज में, है ना, विद इन 16 डेज में। अपील कितने दिन में होगी, अपील भी अपील कितने टाइम में होगी, अपील 90 डेज में, ठीक है। और एम्प्लॉय की ड्यूटी मस्ट होगी और कॉन्फिडेंशियली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। अब देखो ये आप याद कर लेना, इसी से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन होगी। इंक्वायरी और रिपोर्ट और अपील तो 90 दिन की है, एक्शन 60 डे का, रिपोर्ट 10 डेज, ये आप याद कर लेना, ऐसे आपको इजीली याद हो जाएगा। अब आते हैं हमारे लास्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 क्या कहता है, चैप्टर नंबर 8 का सेक्शन 21 क्या कहता है, कमेटी टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट। देखो इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है, रिपोर्ट कौन बनाएगा, गवर्नमेंट का रूल क्या होगा, इंस्पेक्शन पेनल्टी क्या होगी, कोर्ट का प्रोसेस क्या होगा, रूल बनाने की पावर क्या होगी। तो 21 का 1 कहता है कि इंटरनल कमेटी या एलसीसी हर साल एक एनुअल रिपोर्ट बनाएगी, ठीक है, हर साल एक एनुअल रिपोर्ट बनाएगी, और रिपोर्ट में क्या होगा, कितनी कंप्लेंट आई है, कितनी पेंडिंग है, कितनी सॉल्व हो गई, ये होगा सेक्शन। और या रिपोर्ट को, और इसी रिपोर्ट को क्या होगा, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा ना, ब्रीफ रिपोर्ट किसको फॉरवर्ड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को। ये क्वेश्चन बन सकता है कि वो किसे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, वो कैसे करेगा, सब रिपोर्ट की समरी बनाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को भेज देगा। मतलब गवर्नमेंट को हर साल पता रहेगा कि केस का क्या स्टेटस है क्या नहीं। अब सेक्शन 22 क्या कहता है,
एम्प्लॉयर टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट। अब एम्प्लॉयर को अपनी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में पोस्ट एक्ट के केस का डाटा डालना होगा कि कितने केस हुए, कितने केस फाइल हुए और कितने डिस्पोज हो गए, क्या एक्शन लिया गया है। और अगर एनुअल रिपोर्ट नहीं बनती तो एम्प्लॉयर किसे इन्फॉर्म करेगा, वो करेगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को रिपोर्ट करेगा, वेयर नो रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर, अगर रिपोर्ट नहीं बनती। अब देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 क्या कहता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेन डाटा। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी? पोस्ट एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटर करेगी कि कितनी कंप्लेंट आई है, कितनी कंप्लेंट आई है, एप्रोप्रिएट मॉनिटर करेगी कितनी कंप्लेंट आई है, कितना डाटा बना है, कितने केस फाइल हुए हैं और उसका डाटा मेंटेन करेगी। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 24 अवेयरनेस एंड पब्लिसिटी। ये सब आप पढ़ लोगे इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी समझा रही हूँ। अवेयरनेस एंड पब्लिसिटी में क्या बताया गया है? गवर्नमेंट पोस्ट एक्ट के बारे में देखो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल पोस्टर्स लगवाएगी, जगह जगह ट्रेनिंग करवाएगी, वर्कशॉप करवाएगी और बताएगी कि वुमेन के क्या राइट्स हैं, ये सब करवाएगी। एलसीसी के मेंबर को ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम बनाएगी। ठीक है, सेक्शन 24 तक हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं सेक्शन 25 पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। ये क्या कहता है? इसका 1 कहता है, ये वाला पार्ट, कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से पोस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांग सकती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से पोस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांग सकती है। और ठीक है, किसी ऑफिसर को वर्क प्लेस का इंस्पेक्शन के लिए भी भेज सकती है। ठीक है, इंस्पेक्शन के लिए भेज सकती है, ये देख लो। ठीक है, अब 2 क्या कहता है? 2 कहता है एवरी एम्प्लॉयर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को इंस्पेक्शन के टाइम, ठीक है, से सारे रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, वो कुछ भी छुपा नहीं सकते। आई होप क्लियर। अब देखते हैं सेक्शन 26 पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंसेस। इसमें अगर एम्प्लॉयर फेल हो जाता है कंप्लाइंसेस में तो क्या होगा, चलो ये देखते हैं। ये देखो, ये कह रहा है कि एम्प्लॉयर पर फाइन लगेगा। ठीक है, एम्प्लॉयर पे कितना फाइन लगेगा अगर वो फेल हो जाता है कंप्लाइंसेस में? 50,000 रुपीज तक। ठीक है, जैसे क्यों लगेगा? आईसीसी नहीं बनाई एम्प्लॉयर ने। ठीक है, इंक्वायरी के बाद कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, एक्ट के रूल को वायलेट किया। ठीक है, तो उस पे 50,000 रुपीज फाइन लग जाएगा। ठीक है, और वो सेम यही मतलब यही करता है, दोबारा यही करता है, यही गलती करता है एम्प्लॉयर दोबारा। ठीक है, तो डबल पनिशमेंट हो जाएगी, उसके लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, रिन्यू नहीं होगा और रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। इसमें सिर्फ ये बताया गया है। सेक्शन 27 क्या कहते हैं? कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट। देखो, कोर्ट केस ये कह रहा है कि जैसे अदर एक्ट में देखा होगा कि कोर्ट खुद संज्ञान ले लेती है, तो इसमें क्या होता है कि कोर्ट केस तभी लेगी अगर एग्रीड वुमेन ने कंप्लेंट करी है। आईसीसी या एलसीसी को कोई ऑथराइजेशन नहीं है कि वो कोर्ट ले ले और वो उसका केस फाइल कर दे। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या कहता है? जो केस होगा ना वो सिर्फ कहाँ होगा? मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ही केस को सुनेगा। ठीक है, और इसमें नॉन जो इसका ये ऑफेंस होता है ना, ये क्या है? नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल मतलब पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 29, ये हमारे चैप्टर का लास्ट सेक्शन है। नहीं, इसके बाद सेक्शन 30 भी है। पावर टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मेक रूल। इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये कह रहा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पोस्ट एक्ट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पोस्ट एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल बना सकती है। जैसे आईसीसी मेंबर की फीस क्या है, इंक्वायरी प्रोसीजर क्या है, अपील का प्रोसेस क्या है, ट्रेनिंग का फॉर्मेट क्या है, ये सब बना सकती है। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन नंबर 30 में क्या कहा गया है? 30 में पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। अगर एक्ट, इसमें सिंपल ये कहा गया है कि अगर एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑर्डर पास कर सकती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑर्डर पास कर देगी और लिमिटेशन क्या होगी? ये पावर सिर्फ 2 साल तक यूज हो सकती है। ठीक है, एक्ट स्टार्ट होने के बाद। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आपका ये एक्ट यहीं ख़त्म होता है और इसके एमसीक्यू मैं एज सुन एज पॉसिबल लाऊंगी। पेड ग्रुप में इसके एमसीक्यू ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ और
अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।